नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। जोशीमठ नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता गांव के पास चट्टान टूटने से 24 घंटे से बंद है। लगातार हाईवे पर पहाड़ी से पत्थरों और बोल्डरों का गिरना जारी है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलीगंगा घाटी से सटे सुराई थोटा मलारी नीति घाटी के पास ग्रामीण जान हथेली पर रखकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। वहीं हाईवे के बंद होने की सूचना मिलते ही कर्मचारी और मशीनरी भी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन हाईवे खोलने पर अभी भी और समय लग सकता है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब तक ये रास्तों को दुरुस्त किया जा सकेगा? देखिए, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग और नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे लगातार भूस्खलन हो रहा है। भारी बोल्डर जो है ऊपर पहाड़ी से गिर रहे हैं। कल भी यहाँ पे एक बार जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, जिसके चलते कल सुबह से लेके अभी लगभग 30 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जो नीति की रोड है वो बॉर्डर को जोड़ने वाली, भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाली रोड है, लिहाजा यह सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे धौलीगंगा घाटी के करीबन 40 जो गांव जो है का संपर्क जो है फिलहाल जो है जोशीमठ मुख्यालय से कटा हुआ है। और उनमें से लगभग 20 से 25 ऋतु प्रवासी गांव के लोग जो 6 माह ऊपरी पठारी क्षेत्रों में अपनी 6 माह वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें भी काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि कल जो थोड़ा बहुत आवाजाही पैदल मुमकिन हो रही थी, लेकिन आज जब इतना बड़ा जो पहाड़ी जो नीचे धौलीगंगा में समाई है, उसमें काफी मात्रा में बोल्डर और मलबा जो है पूरा हाईवे बिखरा पड़ा है। हालांकि बीआरओ दोनों छोर पे उनकी मशीन है, उनका मैन पावर खड़ा है, लेकिन जिस तरह से कम से कम 200 से 250 मीटर ऊपर चट्टान से जो है बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, और किसी भी तरह के कंपन होने पे जो है बड़ा जो है हादसा यहाँ पे मशीनों को और मैन पावर जो यहाँ पे काम करे उनको हो सकता है। लिहाजा यहाँ पे पूरी निगरानी बढ़ते हुए बीआरओ और जो भी यहाँ पे संबंधित कार्य करने वाली जो एनएच हाईवे की कंपनी है, और आज भी जो है आवाजाही पैदल आवाजाही अभी बाधित है। और जो इसका पूरा संपर्क है नीति घाटी का, वो जोशीमठ मुख्यालय से अभी कटा हुआ है। जी संजय, क्या माने कोई पैदल मार्ग, कुछ अलग से भी कोई मार्ग तैयार किया गया है, या केवल ये एक ही मार्ग है और इसी पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है? जी बिल्कुल, संकरी घाटी है। लाता गांव जो विश्व धरोहर नंदा देवी नेशनल पार्क का मेजबान गांव है, इससे कुछ ही दूरी पे यहाँ पे चट्टान रोड चौड़ीकरण का कार्य चलता था पहले, तो इसी की वजह से जो है यहाँ पे जो ये चट्टाने हैं वो लूज हो गई थी। और इसमें आज और कल जो है दो दो दिन में लगातार 5 से 6 बार भारी भूस्खलन यहाँ पे हो चुका है। और बड़ी बात तो ये है कि इस ऐसा कोई भी शॉर्टकट या कोई ऐसा वैकल्पिक मार्ग, पारंपरिक मार्ग आवाजाही करने के लिए नहीं है कि जो सुराय टोटा लाता के बीच जो कुछ गुंजाइश हो पैदल आने जाने की, ताकि लोग जो अपने दैनिक चीजों के लिए और अपने काम से जो लोग जोशीमठ मुख्यालय पहुंचते हैं प्रतिदिन, वो कर सकें। लेकिन जब ऊपर से पत्थर गिरने बंद होंगे, क्योंकि 200 से 250 मीटर ऊपर से ये चट्टान गिर रही है, बोल्डर गिर रहे हैं, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो लिहाजा अभी बिल्कुल घटना पे नजर बनाए हुए हैं। बीआरओ की टीम भी वहाँ पे है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे है, और लगातार जोशीमठ प्रशासन भी वहाँ पे मौके पे है कि किसी तरह की पॉसिबिलिटी हो और कुछ जो लोग दूसरे छोर फंसे हुए हैं उनको जो है इस तरफ लाया जाए। तो पहली प्राथमिकता यही होगी कि जो जिनका महत्वपूर्ण काम है, जो लोग दवा के लिए, जो अन्य चीजों के लिए मुख्यालय आना चाहते हैं, तो पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद ही छोटे वाहनों के लिए जो मार्ग है उसको खोलने की जो कयावत है वो शुरू की जाएगी। जी संजय, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? कब तक इस मार्ग को खोल लिया जाएगा? कोई दावा किया जा रहा है पेश? देखिए, हालांकि अभी दोनों तरफ जो बीआरओ के मजदूर, बीआरओ की मशीनें लगी हुई है, और जैसे ही कुछ काम शुरू होता है वैसे ही जो है फिर यकाएक ऊपर से सीटी बजती है, और लोग जो है इधर उधर भागने लग जाते हैं और मशीनें फिर वापस आ जाती है, और यही सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ा सा 5 मिनट काम होता है और उसके बाद जो है फिर रुक जाता है। और अगर इन जो बीआरओ के जो सूत्र हैं वहाँ पे अभी उनकी तरफ से अभी ये जानकारी आई है कि अभी अगर मौसम सही रहा, क्योंकि अलर्ट भी जारी है, तो अगर मौसम सही रहता तो लगभग 24 घंटे, यानी मान के चलिए एक दिन पूरा
पूरा जो है इस मार्ग को, हाईवे को खोलने में पूरा जो है लग सकता है। जी। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मिली जानकारी के मुताबिक प्रमोद नैनवाल विधायक जो हैं उनके भाई सतीश नैनवाल को एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर चंपावत जिले के बनबसा में गिरफ्तार किया है। एसएसबी ने 2 आरोपियों को बनबसा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। सीमा चौकी बनबसा में तैनात एसएसबी के जवानों ने 2 लोगों को अवैध सामान और 40 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें से एक व्यक्ति उत्तराखंड विधानसभा सदस्य का भाई बताया जा रहा है। रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। नैनवाल जी, जिस तरह से आपके भाई को एसएसबी ने गिरफ्तार किया इंटरनेशनल बॉर्डर पर, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं और क्या कहेंगे? नहीं, गिरफ्तार किया, उसको पूछताछ के लिए रोका था उसको। जी। गिरफ्तार कहना तो मैं उसको ठीक नहीं समझूंगा, चूँकि मुझे आज पोर्टल से पता चला, मैंने समाचार पत्रों में देखा कि कोई ऐसी इस टाइप का चल रहा है कि वो पिस्टल की कुछ कॉटेज वहाँ पर मिली है उनके बैग की जेब से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा भाई है वो अपने परिवार के साथ मेरे से अलग रहता है और उसका कारोबार भी बिल्कुल अलग है। जहाँ चूँकि मेरा वो भाई है, अब वो छींटे तो कहीं ना कहीं हम पर ही पड़ते हैं उसका। तो कल जब मैंने मालूम किया, चूँकि उसका लाइसेंस रिवाल्वर है और उसने कल चूँकि वो लेबर लाने के लिए बनबसा और तमाम उधमसिंह नगर सब जाते रहता है, तो लेबर लाने के लिए जब वो जा रहा था तो जल्दीबाजी में अपना उसका बैग, जो उसका बैग था, बैग की जेब से वो पिस्टल की, जो उसके लाइसेंस की रिवॉल्वर की पिस्टल की गोलियां थी, वो बैग बाहर की जेब में निकालना भूल गया। और चूँकि अब उसे पता नहीं था कि इसमें पिस्टल की गोलियां रह गई हैं, तो एसएसबी ने चेकिंग के दौरान उनको रोका पूछताछ के लिए। और जब पुलिस भी उन्होंने बुलाई, उन्होंने ओरिजिनल कागज़ सब देखे, तो उसके बाद उनको रिलीज कर दिया। विधायक जी, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 40 कारतूस मिले हैं, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं? क्या सभी कारतूस उसी बैग में रखे रहते थे हमेशा से? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ना सभी कारतूस नहीं, एक पॉकेट है वो जो दुकान से खरीदा वही पैकेट है वो पैकेट पूरा का पूरा पैकेट वैसी है। उस पैकेट के बाहर की जेब में रख गया, क्योंकि जल्दीबाजी में उसने बैग बदलना भूल गया। और उसकी रसीद है, बाकायदा जो पैकेट खरीदे हैं दुकानदार से उसकी रसीदें हैं और लाइसेंस है। लेकिन आखिर इतने कारतूसों की ज़रूरत क्या आन पड़ी? कोई वजह इसके पीछे? वो पूरा पैकेट, मुझे तो बहुत ज़्यादा हथियारों के बारे में पता नहीं क्या है। मुझे जहाँ तक लगता है शायद वो 40 का पैकेट होता है, मुझे ऐसा, अब मुझे नहीं पता है, मुझे जानकारी भी नहीं, मैंने कभी आज तक देखी भी नहीं, मैं रखता भी नहीं, क्योंकि वो ठेकेदारी का भी काम करता है, उसके अपने काम धंधे भी हैं। तो वो पैकेट ही था पूरा, बाहर की जेब में रखा था, क्योंकि उसने कल जल्दीबाजी में अपना, क्योंकि जो बैग बड़ा बैग था उनका छोटा बैग में रख दो, वो कपड़े घर वालों ने कपड़े छोटे बैग में रख दिए, तो बाहर की जेब चेक करना भूल गए। और उसके लाइसेंस है, बल्कि रसीद है, बाकायदा उसकी रसीद है, पुलिस को दिखाया, तभी पुलिस ने संतुष्ट होकर के जो अपनी विधिक कार्रवाई की, उसके बाद उनको कल वो कर दिया, घर छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस के आरोपों को किस तरह से देख रहे हैं और क्यों लगातार आपको घेरने में रहती है कांग्रेस? आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने चुनाव लड़ा था और वो मैं जीता था, और भी कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं वो मेरे क्षेत्र से हैं। अब वो 2027 के लिए, चूँकि मेरी जो सक्रियता है क्षेत्र में उनको पचती नहीं है, और छोटी सी गलती या छोटी सी मानवीय भूल को भी, चूँकि मैं कह रहा हूँ कि कोई भी भूल भी करे तो कानून अपना काम करना चाहिए, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो भूल के लिए जो त्रुटि हो जाती है, तो उसको इस प्रकार उठाना, इस प्रकार के जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसा इन लोगों को उससे राजनीति उसमें नहीं करनी चाहिए, और सत्यता पाना चाहिए, और भगवान को देख के डरना चाहिए। लेकिन ये आप मानते हैं कि गनीमत रही जो नेपाल बॉर्डर से पहले ही भारत की सीमा पर ही रोक दिया गया? अगर नेपाल पहुंच जाते तो बड़ी घटना घट सकती है। हाँ नहीं, अब जब भूल से बाहर का जेब चेक नहीं किया उसने, और जल्दीबाजी में जो खरीदे, मगर अगर माना वो कुछ गलत करता तो किसी लेबर के हाथ भेज देता, किसी आदमी के हाथ भेजता, क्यों? वो अपनी बैग में रख के ले जाएगा, अपनी गाड़ी में रख के ले जाएगा ना। तो ऐसा, अब वो भूल से हो गया, उसमें कुछ भी हो सकता था उसमें। धन्यवाद विधायक जी, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। प्रमोद नैनवाल जी को आप सुन रहे थे, क्योंकि जो उनके भाई हैं सतीश नैनवाल, वो नेपाल और भारत बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे। हालांकि उनके बैग में 40 कारतूस मिलने की बात भी कही गई थी। हालांकि इस पर विधायक जी ने भी साफ कर दिया है कि भूलवश वो कारतूस उनके बैग में रह गए थे, जिसकी पर्ची भी पुलिस को सौंप दी गई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।
हरिद्वार दौरे पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एचआरडीए द्वारा बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार रुड़की के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। एचआरडीए के वीसी ने मंत्री को स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कामों की सराहना करते हुए कहा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे सभी तरह के खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं में निखार आएगा। भारत की टीम जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूँ कि एचआरडीए जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। खिलाड़ी जब आएंगे तो एक ये हरिद्वार जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ की जो बात है वो, क्योंकि ये आप जानते हैं तीर्थ नगरी है, लेकिन स्पोर्ट्स के नाते भी इसको फिर जाना जाएगा। तो मैं एचआरडी को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। अभी लगभग 1 महीना और बाकी है, जिसके बाद ये इसका लुक सामने आएगा। और मंत्री जी ने काफ़ी इसमें हमें सराहना की और पीठ भी थपथपाई। उन्होंने बोला एक अच्छा इनोवेटिव स्टेप है कि आपने हर चीज़ को ऑक्यूपाई किया है और कोशिश करिए 1-2 स्पोर्ट्स आप और ले सके। इसमें वॉलीबॉल का उन्होंने स्पेशल मेंशन किया। यहाँ 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 3 क्रिकेट पिचेस, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 2 फ्लोर का जिम, 1 योगा मेडिटेशन सेंटर और ऊपर फुटसल कोर्ट है हमारा। तो ये बेसिकली 6-7 गेम की हम सुविधा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसमें इंटरनल ड्रेनेज है, फायर सेफ्टी है, फायर एग्जिट है और हम कोशिश कर रहे हैं, कैफेटेरिया भी है इसमें, कि और भी अगर जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, अगर हमें कुछ भी छोटी सी स्पेस एम्प्टी मिल रही है उसे कैसे हम किसी स्पोर्ट्स में यूटिलाइज कर सकें, तो वो हम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली वी हैव डिसाइडेड कि टेबल टेनिस भी इसी बिल्डिंग में यूज़ कर लेंगे। तो और सामने आप देखेंगे तो हमारे पास भल्ला स्टेडियम है, जो हरिद्वार का एक पहले से भी प्रतीक रहा है, एक चिन्ह रहा है एक तरीके से कि भल्ला स्टेडियम, उसमें भी आप देखें एक नए रूप में आ रहा है। हरिद्वार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लोकायुक्त की नियुक्ति और पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और हाल ही में हुई करोड़ों की लूट की घटना का जल्द खुलासा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल और अनशन करने पर मजबूर होंगे। लगातार शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, रोज अपराध हो रहे हैं। 1 तारीख को शहर के बीचों बीच रानीपुर मोड़ पे जो अपना पौष इलाका है और जहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट है, वहां पे बिना कोई मास्क लगाए डकैतों ने खुलेआम डकैती डाली है। उनके हौसले इतने बुलंद थे कि किसी भी तरह का उन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगा रखा था। हरिद्वार की पुलिस का बिल्कुल भी उनको खौफ नहीं था और उसके 2 दिन पश्चात फिर जो है अवधूत मंडल के सामने मॉर्निंग वॉक के समय एक हमारी बहन की गले से खुलेआम जो है हथियार दिखा के चैन छीनी गई। तो इन सबसे बिल्कुल क्लियर है कि शहर में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अपराधियों के और डकैतों के हौसले पूरे बुलंद हैं। व्यापारियों में काफी रोष है, जनता में काफी रोष है और जो हमारी बहनें महिलाएं वो अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बताया है कि कांग्रेस आगामी 11 सितंबर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने बताया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए नई दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाकर सदियों पुरानी वैदिक और सनातनी परंपराओं को तोड़ते हुए मंदिर के नाम पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर समस्त हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने यात्रा ये निकाली है। रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 11 तारीख से पुनः प्रारंभ होगी, जहां पर हमने यात्रा छोड़ी थी सीतापुर में और वहां से गौरीकुंड तक जाएगी। गौरीकुंड से फिर पैदल हम केदारनाथ जाएंगे 12 तारीख को प्रातः हम गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे
रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। 13 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व के कल्याण के लिए, भारत की प्रगति के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने के लिए बाबा केदार पर जलाभिषेक करेंगे, शिवालय पे जलाभिषेक करेंगे और सबके सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मानसून के बाद अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति काफी उत्साह नजर आ रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में बरसात के बाद अब तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। हर दिन 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु दोनों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों धामों के मार्ग भी दुरुस्त हैं। कहीं कहीं पर भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन सड़क मार्ग सुचारू है। अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा एक बार फिर तेजी से शुरू हो गई है। उन्होंने बताया है कि जो भी श्रद्धालु यात्रा के लिए धामों में आ रहे हैं, उनके लिए सरल सुगम दर्शन के लिए समिति ने उचित व्यवस्था की है। राजधानी देहरादून में विश्वकर्मा दिवस पर बिहारी महासभा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। 17 सितंबर को देहरादून के बन्नू स्कूल के ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह के समय विश्वकर्मा भगवान श्री की पूजा अर्चना से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बिहारी महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बताया है कि बिहारी महासभा शिल्पकारों को सम्मानित भी इस दौरान करेगी। बिहारी महासभा हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाता है। इस बार हम लोग बन्नू स्कूल, रेस कोर्स में बन्नू स्कूल जो है, सनातन धर्म सभा बन्नू स्कूल के नाम से जाना जाता है, उसमें एक कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के रूपरेखा को तय करने के लिए आज हमारी कमेटी बैठी हुई थी। पहले भी हम लोग आम सभा पिछले संडे को बुला चुके थे। उस आम सभा में तय हुआ था कि इस बार हम लोग बिहार से के भोजपुरी के फेमस कलाकार कल्पना पटवारी जी को बुलाया गया है, जो अपना प्रस्तुति देंगी। सुबह में 10 बजे के आसपास हमारा विश्वकर्मा भगवान के पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा बन्नू स्कूल के प्रांगण में, और उसके उपरांत 12 बजे के आसपास प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। सबके जैसा कि मैंने पहले भी हमने बतेनी है जा कि कल्पना बड़ी फेमस बिहार की गायक है। मैं आज से करीब 20 साल पहले तुम्हें बड़ा नाम रहे बिहार में, जहाँ देखी सगरे कल्पना छाल रही। तो एक बार कल्पना के बुलावल जाता और उनका पूरी टीम आई। करीब 5 से लेकर संध्या 5 से लेकर रात्रि 10 बजे तक कल्पना के कार्यक्रम चली। सुबह में पूजा के कार्यक्रम बा बिहारी महासभा द्वारा जो विश्वकर्मा पूजा कल जाई, और एकरा में उत्तराखंड से जितने विशिष्ट अतिथि लोग बा, माने मंत्री से लेकर हर संगठन के लोग, पूरे विभिन्न संगठन के लोग के सहभागिता कार्यक्रम में रही और काफी बड़ा स्तर पे कार्यक्रम होला। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी को लागू किया जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष शुरू से ही सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नोटियाल का कहना है कि सरकार काफी लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की बात कर रहा है, लेकिन आज तक यूसीसी लागू नहीं हुआ और विपक्ष भी यूसीसी के लागू होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस समय प्रदेश में यूसीसी से ज़्यादा भू कानून की ज़रूरत है और सरकार को भू कानून लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार गुमराह कर रही है यूसीसी के नाम पर। आज बोलते हुए इतना लंबा समय हो गया, यूसीसी आ रहा हो गया, पर यूसीसी है कहाँ। और दूसरा, राज्य जो ये बात कर रहे हैं कि हम राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेंगे, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा आवश्यक है कि आप भू कानून जिसकी मांग जनता कर रही है उत्तराखंड की भावनाओं को लेकर,
उसके आप करें, मूल निवास पे बात करें, आप उसको लागू करें तो उत्तराखंड के वालों का भला होगा। अब यूसीसी उस कानून की बात कर रहे हैं जिसकी उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आवश्यकता है। ये तो देश का कानून है, ये तो प्रधानमंत्री जी बनाते तो ज़्यादा अच्छा था। इनको अगर बनाना है तो भू कानून बनाएं, भू कानून के ऊपर काम करने की अति आवश्यक है। आप देखें भी गैरसैंण घेराव किया गया यहाँ के नागरिकों द्वारा कि भू कानून हमें चाहिए, मूल निवास चाहिए, और यहाँ की और भी कई चीज़ें हैं जिनके लिए आपको काम करना चाहिए, पर आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं यूसीसी के नाम से। गढ़वाल मंडल के डीएवी इंटर कॉलेज में शासकीय माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन संगठन की बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रबंधकों ने सरकार से सालों से पीटीए प्रबंधकीय व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन विवरण में लेने और तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों का विनियमितीकरण करने की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं कर्मचारियों के साथ ही सरकार के उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है। संगठन ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को शिक्षा मंत्रालय से हटाने की भी मांग उठाई है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हम लोगों की सुध ली। आज हम प्रबंध संगठन जिला पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर शासकीय विद्यालयों के एकत्रित हुए। इसमें प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हमारे साथ रहे, पदाधिकारीगण, और अशासकीय विद्यालयों के साथ जो शासन प्रशासन विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जिस प्रकार से अशासकीय विद्यालयों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए थे कि यदि हमारी मांगों पे सक्षम अधिकारी विभाग शासन प्रशासन समय से त्वरित कार्रवाई नहीं करता और बेवजह की समस्याओं को उत्पन्न करता विद्यालयों में और विद्यालय संचालन में गतिविरोध पैदा करता है, तो हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। परंतु आज मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से हमारी भेंट हुई, उनसे बात हुई। जब उनको हमने अपनी समस्याएं बताई, उनका कहना है कि मेरे को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ और आपकी समस्या में समझ चुका हूं और आपकी समस्याएं जो है बिल्कुल जायज़ हैं। हम त्वरित 10 दिन के अंदर इस पर उचित निर्णय लेकर जो समस्याएं बनी हुई हैं इनका निराकरण करेंगे। तो हमारी सीधा जो है शिक्षा मंत्री को, जो हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, नंबर 1, क्योंकि ये हमारे अशासकीय विद्यालयों के घोर विरोधी हैं और ये तब से जब से आए हैं तब से आयोग का गठन करने की उसमें हैं, जबकि ब्रह्म समाज शिक्षा समिति बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार में 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार प्रबंध समितियों से उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा जो है, हमारे नियुक्तियों पर बैन लगा रखे हैं। कोर्ट के कारण हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने नियुक्तियां खोल रखी हैं और मौखिक बैन लगा हुआ है। देहरादून में यूनियन बैंक ने यू जीनियस ऑल इंडिया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जहां देहरादून समेत आसपास के शहरों के छात्र छात्राओं ने क्विज का हिस्सा लिया है। वहीं क्विज में विजेताओं को 2 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर यूनियन बैंक के रीजनल हेड मनोहर सिंह ने कहा है कि ये कार्यक्रम 42 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना और जन जागरूकता पैदा करना है। मैं मनोहर सिंह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल हेड देहरादून से बोल रहा हूँ। आज हमने देहरादून में यू जीनियस एक क्विज प्रतियोगिता करी है। इसमें सभी आसपास के क्षेत्रों से 1200 से ज़्यादा विद्यार्थी आए हैं और ये जो प्रतियोगिता करी जा रही है ये हिंदुस्तान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यू जीनियस 3 में 48 सिटीज़ में करा जा रहा है, जिसमें आज देहरादून का टर्न है। यहाँ पे 2 राउंड में ये प्रतियोगिता करी जा रही है। पहला राउंड स्क्रीनिंग है, उसके बेसिस पे 20 क्वेश्चन के बेसिस पे हम 6 टीम सेलेक्ट करेंगे। 6 का फिर फाइनल राउंड यहाँ पे होगा। उनमें से जो विजेता घोषित होगा उसे जोनल लेवल पे बनारस पे सेकंड राउंड के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ पे नॉर्थ से तमाम टीमें आएंगी, अलग अलग जहाँ पे आयोजन हुआ है सिटीज़ में, वहाँ से चयनित होकर उसके बाद वहाँ पे जो प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी में प्राप्त होगा, प्रथम आएगा जो टीम, उसको मुंबई में जहाँ हमारा सेंट्रल ऑफिस है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ पे सेमीफाइनल राउंड रहेगा
और वहाँ पे जो विजेता रहेंगे वो लोग फाइनल राउंड पे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 चरण की प्रतियोगिता है और जो इसमें विजेता टीम होगी उसको 2 लाख का नकद राशि व ट्रॉफी इनाम में है और फर्स्ट रनअप के लिए 1 लाख रुपया और तीसरे के लिए 50। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।